एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चेंगमई युनदो को देखकर बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पर युनदो से बोलती है कि चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी और अगर किसी भी दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ तुम मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पर चेंगमई उसे ये बोल के चली जाती है, अब तुम्हारा हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर युनदो फिर से दुखी हो जाती है, पर रीबाई उसे कंसोल करता है और घर लेकर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चेंगमई एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई होती है और जब वो वहाँ पर वेट कर रही थी तभी वो देखती है कि उस कंपनी का बॉस लिंजी से बात करते हुए आ रहा है, जो कि लिंजी का अंकल है। और यहाँ वो लिंजी से लिटिल वन के बारे में पूछता है, जिस पर लिंजी बोलता है कि हाँ वो ठीक है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लिटिल वन लिंजी की सिस्टर है। लिटिल वन के बारे में सुनकर चेंगमई को याद आता है कि जब उसने ओयोंग का इंटरव्यू लिया था तब उसने भी लिटिल वन को अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था। वही हम कॉलेज में ये और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ पर उनके एग्जाम के रिजल्ट आ गए थे और सभी लोग पास हो गए थे, इसीलिए वो लोग काफी खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं। पर तभी वहाँ पर जियार आती है जो रियूफांग को अपने साथ बात करने के लिए बाहर ले जाती है। ये देखकर यांग यांग काफी जेलस होती है और वो भी उनके पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि जियार रियूफांग को कहीं उसके साथ जाने के लिए बोल रही थी। और जब वो यांग यांग को देखती है तो वो उसके पास आकर उसे भी इन्वाइट करके चली जाती है। रियूफांग उसे बताता है कि जियार ने मुझे अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया है सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहता था। और तुम क्या कहती हो कि क्या मुझे अकेले जाना चाहिए था? तो यांग यांग मन ही मन सोचने लगती है कि मैं कैसे बोलूँ कि मैं ऐसा नहीं चाहती। और रियूफांग भी सोच रहा था कि बोलो मुझे कि जब तुम मुझे दूसरी लड़कियों के साथ देखते हो तो मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन यांग यांग उसे ये बोल देती है कि तुम दोनों का मैटर है, इसीलिए तुम खुद ही सॉल्व करो। तो रियूफांग बोलता है कि तुमने तो मुझे हेल्प करने का डिसाइड किया था, तो फिर अब तुम पीछे क्यों हट रही हो? इसके बाद ही दोनों जियार के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं। तो यांग यांग को एक इयरिंग पसंद आता है, तो रियूफांग उन इयरिंग्स को यांग यांग पर ट्राई करने लगता है। और यहाँ हम इन दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट सा सीन देखते हैं। दूसरी तरफ हम इबाई को घर पर देखते हैं, जहाँ वो युनदो को बताता है कि हमारे एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, इसीलिए मैं घर आया हूँ, तो चलो कहीं पर मूवी देखने के लिए चलते हैं। जिस पर युनदो भी मान जाती है और रेडी होने के लिए जाती है। अब युनदो काफी अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है और इबाई तो उसे दिखता ही रह जाता है। लेकिन जैसे ये दोनों घर के बाहर जा ही रहे थे तभी वहाँ पर इबाई के फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इबाई दरवाजा बंद कर लेता है क्योंकि ये लोग उनकी डेट को खराब करने वाले थे। इसीलिए वो दरवाजा खोलकर फटाफट से युनदो का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन ये लोग उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम दोनों अकेले अकेले कहाँ पर जा रहे हो, और अगर तुम दोनों डेट नहीं कर रहे तो तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? जो सुनकर वो दोनों हाथ छुड़ा लेते हैं। ये भाई बोलता है कि आज हम दोनों फ्री है, इसीलिए हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। रियूफांग फिर युनदो से बोलता है कि क्या तुम सच में इबाई को डेट नहीं कर रही हो, जिस पर वो मना कर देती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम हमारे साथ चलो और इबाई को अकेले मूवी देखने जाने दो। ये बोलकर वो युनदो को अपने साथ ले जाने लगते हैं, तो बेचारे इबाई को भी अब उनके साथ ही जाना पड़ता है। अब ये लोग जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, युनदो रियूफांग को बोलती है कि ये कार तो काफी नई लगती है। तो मिंगतियान बताता है कि ये कोच युआन की न्यू कार है और रियूफांग इसे चुरा कर लाया है। तो रियूफांग कहता है कि नहीं, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया, मैंने उनके लिए वहाँ पर एक नोट छोड़ा है। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग जियार के फार्म हाउस में आए होते हैं, जहाँ वो इन सभी का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और ये जगह काफी सुंदर थी। फिर वो रियूफांग को अपने साथ लेकर चली जाती है और यांग यांग ये देखकर काफी जेलस हो रही थी। इसके बाद ये सभी लोग साथ में मिलकर बारबेक्यू पार्टी करते हैं और आखिर में ये सभी फोटोज भी क्लिक करते हैं। रात में जियार यांग यांग के रूम में आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी पर्सनालिटी काफी अच्छी है, मैं तुम्हें बहुत ही एडमायर करती हूँ। फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम रियूफांग को लाइक करती हो, क्योंकि तुम उसके काफी क्लोज रहती हो। लेकिन यांग यांग बोलती है कि मैं भला उसे कैसे लाइक कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि रियूफांग यांग यांग से मिलने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन वो ये बात सुनकर बाहर ही रुक जाता है। यांग यांग आगे बोलती है कि रियूफांग में तो काफी सारी बैड हैबिट्स है, जैसे कि वो एक बहुत ही मेसी पर्सन है और हमेशा लड़ाई करने में आगे रहता है। पर जियार बोलती है कि मुझे तो रियूफांग काफी क्यूट लगता है, और क्या तुम सच में रियूफांग को लाइक नहीं करती? जिस पर यांग यांग बोलती है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती क्योंकि वो मेरा टाइप का नहीं है। ये सुनकर बेचारे रियूफांग का तो दिल ही टूट जाता है और वो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जियार यांग यांग से बोलती है कि क्या रियूफांग सच में ऐसा है? तो यांग यांग उसे बोलती है कि नहीं, उसकी काफी सारी अच्छी आदतें भी हैं और वो सारी चीजें उसे बताने लगती है। लेकिन अब भला ये सबका क्या फायदा था, बेचारे रियूफांग का तो दिल ही टूट गया था। और हम देखते हैं कि जो इयरिंग्स यांग यांग ने जियार के लिए पसंद किए थे वो असल में रियूफांग ने यांग यांग के लिए ही लिए थे।
क्योंकि आज उसका बर्थडे है और वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि वो उसकी टाइप का नहीं है तो वो काफी गुस्से में उनको तोड़ देता है। अगले दिन जब युंदो अपने ऑफिस जाती है तो टीचर सन उसे बताते हैं कि उसे वापस से स्पोर्ट्स न्यूज में शिफ्ट कर दिया गया है, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और साउथ टीम के आने वाले कंपटीशन को कवर करने की तैयारी करने लगती है। टीचर सन युंदो से लिंजी के बारे में पूछते हैं कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, इसलिए युंदो उसके बारे में सोचने लगती है। लेकिन उसी वक्त उससे चेंगमई का कॉल आता है, जिसके बाद हम युंदो को देखते हैं जो कि चेंगमई से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसने उसे कॉल करके बुलाया था। चेंगमई युंदो को बताती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है, इसलिए हम लोग पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे और तुम्हें लिंजी से अलर्ट रहना होगा। ये सीन अब यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम युंदो को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी अब किसी इन्वेस्टर कंपनी के साथ कोऑपरेट करने वाली है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। तभी फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि चेंगमई ने ये बात युंदो को पहले से ही बता दी थी, क्योंकि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी और जहाँ उसने लिंजी को देखा था तब वो वहाँ पर यही बात कर रहे थे और उसने युंदो को बता दिया था कि लिंजी ही जेम्स लिन है। फिर वो उसे लिटिल वन की आईडी देती है और उसे बताती है कि ये लिंजी की सिस्टर है जिसका नाम लिन सैंग है, जो कि हाई स्कूल के वक्त स्विमिंग टीम की मेंबर थी और सभी लोग उसे लिटिल वन कहकर बुलाते हैं। रात में हम युंदो को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो लिटिल वन के बारे में ही सोच रही थी और जब वो चेंगमई की दी हुई आईडी से उसके बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ओयंग, र्यूफांग और इबाई लिटिल वन के हाई स्कूल क्लासमेट्स हैं। फिर वो इबाई की पुरानी वीडियोस देखने लगती है जो कि लिटिल वन ने शूट की थी। तभी उसमें उसे लिटिल वन की एक वीडियो मिलती है जो कि वो इबाई के लिए रिकॉर्ड कर रही थी और उसमें वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है कि वो इबाई को लाइक करती है। जहाँ हमें फिर से फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि चेंगमई ने युंदो को ये भी बताया था कि 4 साल पहले जब इबाई को सस्पेंड किया गया था तभी लिटिल वन अचानक से गायब हो गई थी और लिंजी जो तुमसे इतना क्लोज होने की कोशिश कर रहा था उसकी वजह इबाई है, इसलिए तुम्हें उससे अलर्ट रहना चाहिए। जिसके बाद हम र्यूफांग को देखते हैं, वहाँ पर कोच वो आ जाते हैं और र्यूफांग को बोलते हैं कि तुम्हें कोच युआन बुला रही है। जहाँ र्यूफांग को लगता है कि कोच युआन उसे उसकी कार के बारे में पूछने के लिए बुलाती है तो वो उसे बताता है कि मैंने आपकी न्यू कार ड्राइव की थी और ठोक भी दी, जो सुनकर तो कोच युआन शॉक हो जाती है। तो र्यूफांग बताता है कि आपकी कार मैकेनिक के पास है और वो जल्दी ठीक करके आपको लौटा देगा। फिर कोच युआन उसे बोलती है कि वैसे मैंने तुम्हें इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बात करने के लिए बुलाया है कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हें इंजरी हुई है। पर र्यूफांग इस बात को डिनाई करने लगता है। तब कोच वो उसे पेन किलर दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये हमें तुम्हारे लॉकर से मिला है। लेकिन र्यूफांग यहाँ पर झूठ बोल देते हैं कि वो तो मेरे दांत में दर्द था इसलिए मैंने पेन किलर लिया था, जो सुनकर कोच युआन बोलती है कि अगर तुम ठीक हो तो जाकर प्रैक्टिस करो। लेकिन जैसे ही वो उनके रूम से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसके शोल्डर में काफी दर्द हो रहा है, यानी कि उसे सच में इंजरी हुई है। तभी रास्ते में उसकी यांग यांग मिल जाती है जो र्यूफांग से पूछती है कि कोच युआन तुम्हें क्या बोल रही थी। तो र्यूफांग बोलता है कि कुछ नहीं, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है तो यांग यांग उसे रोक लेती है और बोलती है कि जब से हम लोग वेकेशन से वापस आए हैं तब से तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो और तुम अपनी प्रैक्टिस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, तुम बहुत ही लेजी हो गए हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर र्यूफांग उसी बात को याद करता है जब यांग यांग ने कहा था कि र्यूफांग मेरे टाइप का नहीं है, इसलिए वो उसे गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि तुम मेरी केयर करने का दिखावा बंद करो, जो सुनकर यांग यांग भी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद हम युंदो को देखते हैं जो कि लिंजी को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है और उसे बोलती है कि तुम हमारी कंपनी में मेरा असिस्टेंट बनकर आए, इस सब के पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था? क्या तुम ये बाई के साथ कुछ करना चाहते थे इसलिए तुम मेरा यूज कर रहे थे? तो लिंजी बोलने लगता है कि मैंने वहाँ पर जॉब सिर्फ अपने कुछ पर्पस के लिए की थी, लेकिन इस सब का ये बाई से कोई लेना देना नहीं है और तुम कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तो युंदो बोलते हैं कि तुम भूल रहे हो कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं बिना सबूत की तुमसे ये सारी बातें नहीं कर रही हूँ। मैं जान गई हूँ कि तुम जेम्स लिन हो जो कि एक बहुत ही फेमस ट्रेडर है। युंदो बताती है कि 4 साल पहले जब इबाई को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया गया था तब तुम भी 4 साल पहले गायब हो गए। लिंजी बोलता है कि उस समय मैं रिटायर हो गया था और इस सब का इबाई से कोई लेना देना नहीं है। तो युंदो उसे बताती है कि 4 साल पहले एक और पर्सन भी था जो कि गायब हो गया था, वो थी तुम्हारी सिस्टर लिटिल वन। और मैं यहाँ आने से पहले लिटिल वन के हाई स्कूल गई थी जहाँ मुझे पता चला कि ओयंग, र्यूफांग, इबाई और लिटिल वन चारों ही स्विमिंग टीम के मेंबर थे और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर जब 4 साल पहले इबाई को ड्रग्स के मामले की वजह से कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया गया तब सभी लोग लिटिल वन को ढूंढ रहे थे क्योंकि वही स्विमिंग टीम की फूड की इंचार्ज थी। पर तुमने सभी लोगों को ये बताया कि लिटिल वन ने इस कंट्री को छोड़ दिया है और वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड गई है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। लेकिन असल में उसने कभी ये कंट्री छोड़ी ही नहीं थी और वो अभी भी यहीं पर है क्योंकि उसके बाहर जाने के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है।
मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब क्यों किया और लिटिल वन और ईबाई के बीच में क्या हुआ था, लेकिन अब जब 4 साल बाद ईबाई वापस आया तब तुम भी मेरे असिस्टेंट बनकर इस कंपनी में आ गए ईबाई को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इसीलिए तुम उसके अंदर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे और इंटरव्यू में भी उससे अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। लिंजी बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पूरा सच अभी भी नहीं पता है और मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। और ये सीन अब यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम यांग यांग को देखते हैं जो कि रियोफांग के बारे में सोचती हुई जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि मैं खो गया हूँ, मुझे इस एड्रेस पर जाना है। अब क्योंकि यांग यांग भी उधर की तरफ ही जा रही थी, इसलिए वो उसे उसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ देती है, जिसके लिए वो पर्सन उसे थैंक्स बोलता है और उसे अपना नाम ऑर्सन बताता है। तो यांग यांग भी उसे अपना नाम बता देती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर यांग यांग मना कर देती है और बोलती है कि भला कौन मुझे डेट करना चाहेगा। तो ऑर्सन बोलता है कि भला क्यों नहीं, तुम तो बहुत ही प्रिटी दिखती हो। पर यांग यांग उसे बोलती है कि जोक करना बंद करो और अब तुम्हारा होटल वैसे भी आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। वहीं हम युनदो को देखते हैं जिसे लिंजी हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ जब युनदो लिटिल वन को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। लिंजी बोलता है कि इन 4 सालों में लिटिल वन कहीं पर भी नहीं गई क्योंकि वो कभी उठ ही नहीं पाई और उसके बेड से उठने के चांसेस सिर्फ 0.01% है, इसलिए मैंने सब जगह से रिटायरमेंट ले ली और मैं अब सारा वक्त सिर्फ लिटिल वन को देना चाहता हूँ क्योंकि यही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। युनदो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। लिंजी बताता है कि लिटिल वन आज जिस भी कंडीशन में है इस सब का जिम्मेदार सिर्फ ईबाई है, जहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि लिटिल वन ईबाई को बहुत ज्यादा लाइक करती थी और ईबाई का ड्रीम ही उसका ड्रीम था कि वो उसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्विमर बनता हुआ देखना चाहती थी। लिंजी आगे बताता है कि 4 साल पहले जब हाई स्कूल ग्रेजुएशन पूरा होने ही वाला था और ईबाई की एशियन एलीट टीम में ज्वाइन होने की बात चल रही थी, तब उसे ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और क्योंकि लिटिल वन ही उसकी खाने पीने की इंचार्ज थी तो उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जबकि ऐसा नहीं था। उसने ईबाई को एक्सप्लेन करने की काफी कोशिश की, लेकिन ईबाई ने उसकी एक बार भी बात नहीं सुनी, जिस चीज से वो काफी परेशान थी और उसी वक्त उसका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद से ही वो कोमा में है। जबकि लिटिल वन तो ईबाई को इतना लाइक करती थी तो वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। और एक ईबाई था जिसने अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करी और सारा इल्जाम लिटिल वन पर लगा दिया, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हो गई। युनदो बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, लेकिन ईबाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनकर लिंजी भड़क जाता है और बोलता है कि तुम ईबाई को सिर्फ थोड़े ही वक्त से जानती हो तो तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो। मैं ईबाई को कभी भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि अगर उसने लिटिल वन पर ट्रस्ट किया होता तो आज उसकी ये हालत ना होती। युनदो से बोलती है कि तो क्या तुम इसीलिए ईबाई से इतना हेट करते हो और उस तक पहुंचने के लिए तुमने मुझे अप्रोच किया। लिंजी बोलता है कि हाँ मैं ईबाई को हेट करता हूँ, लेकिन तुम तक पहुंचने का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें याद है कि कुछ समय पहले तुमने एक होमलेस पर्सन की अपने ऑफिस के बाहर मदद की थी? वो पर्सन मैं ही था, इसीलिए मैं तो बस तुम्हें रीपे करना चाहता था क्योंकि जब भी तुम मेरे साथ होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि लिटिल वन मेरे साथ है और जो कुछ भी मैं लिटिल वन के लिए नहीं कर पाता था वो मुझे तुम्हारे लिए कर बहुत ही खुशी मिलती थी। लेकिन इस सब के बीच में मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया और तुम्हें लाइक करने लगा, पर तुम भी लिटिल वन की तरह ईबाई को लाइक करने लगी। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी लिटिल वन से काफी मिलती जुलती है। अगले सीन में हम युनदो को देखते हैं जो कि लिंजी की कही हुई बातों से काफी अपसेट होती है। जहाँ ऑफिस से घर जाते वक्त उसे ईबाई का कॉल आता है लेकिन वो उसे पिक नहीं करती। तभी ईबाई उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम काफी अपसेट लग रही हो। लेकिन युनदो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक है, पर ईबाई तो समझ चुका था, इसलिए वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। युनदो अब जब उस जगह पर पहुँचती है तो वो काफी अच्छे से डेकोरेट की हुई थी। ईबाई उससे पूछता है कि आज तुम्हें पता है कि क्या है, तो युनदो उसे मना कर देती है। तब ईबाई बताता है कि आज हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है और क्योंकि हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट होने की वजह से मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेकर जा सकता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर डेट पर लेकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ तुम और मैं ही है। ये जगह मैंने तुम्हारे लिए पूरी डेकोरेट कराई है। फिर वो युनदो को बिठाकर खुद पियानो बजाने लगता है और सिंगिंग करता है, जो देखकर युनदो काफी खुश होती है और उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करती है। ईबाई अब उसे एक वॉच गिफ्ट करता है। ठीक ऐसे ही वॉच उसने खुद भी पहनी हुई थी और उसे बोलता है कि आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स की वजह से मैं काफी बिजी रहूंगा और तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जब भी तुम्हें मुझे याद आए तो इस वॉच को देख लेना। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। युनदो ईबाई से अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है कि क्या मेरे अलावा तुमने ये सारी चीजें किसी और लड़की से भी कही है। इसी बीच हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि लिंजी ने युनदो को बोला था कि ईबाई तुम्हें अच्छे से सिर्फ इसलिए ट्रीट करता है
क्योंकि तुम लिटिल वन की तरह दिखती हो। जो बात युंदो के दिमाग में बैठ गई थी और वो इबाई से यही कंफर्म करना चाहती थी कि कहीं वो उसे लिटिल वन की रिप्लेसमेंट की तरह समझता हो। इबाई अब उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बेवकूफ़ दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने सबसे ज़्यादा लाइक किया है और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जो सुनकर युंदो थोड़ा रिलीफ फील करती है और उसे हक कर देती है। फिर वो उसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देती है कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जो सुनकर इबाई उसे किस कर देता है। अगले दिन हम साउथ फिजिकल टीम को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी एक कॉम्पिटिटर टीम भी यहाँ पर उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई है। यहाँ हम ऑर्सन को भी देखते हैं और वो यांग यांग को बुलाता है। तो यांग यांग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं इस टीम का कैप्टन हूँ। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। जहाँ इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर र्यूफांग को काफी जेलसी हो रही होती है, तो वो यहाँ पर आकर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर ऑर्सन हाँ बोलता है और बताता है कि कुछ दिन पहले यांग यांग ने मेरी हेल्प की थी, वो काफ़ी स्पेशल है और मैं उसे डेट करना चाहता हूँ। जो सुनकर सभी लोग हूटिंग करने लग जाते हैं, पर र्यूफांग तो और भी ज़्यादा जेलस हो रहा था और वो पूछ लेता है कि क्या यांग यांग भी तुम्हें डेट करना चाहती है, जिस पर ऑर्सन बोलता है कि हाँ वो भी ज़रूर मुझे डेट करना चाहती होगी। ये बोलकर वो यांग यांग के शोल्डर पर हाथ रख देता है, लेकिन बेचारी यांग यांग तो काफ़ी नर्वस हो गई थी और वो बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। वो वॉशरूम में जाकर सोचने लगती है कि ऑर्सन तो बिल्कुल पागल है, उसने र्यूफांग के सामने मुझे डेट करने के लिए पूछ लिया, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। पर फिर वो खुद को काम डाउन करके बाहर आती है, जहाँ फिर से उसे ऑर्सन मिल जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूँ और क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग के बाद बाहर चलोगी। उसी वक्त वहाँ पर र्यूफांग भी आ जाता है और वो यांग यांग से बोलता है कि क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो, जिस पर यांग यांग भी उसे जेलस करने के लिए हाँ बोल देती है और र्यूफांग सच में बहुत जेलस हो जाता है। दूसरी तरफ हम युंदो को देखते हैं, जो लिंजी से मिलने के लिए जाती है और उसे बता देती है कि मैं और इबाई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें ये बोलने के लिए आई हूँ कि तुम्हें इबाई को लिटिल वन की कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन लिंजी मना कर देता है और बोलता है कि इबाई की वजह से ही लिटिल वन की ये हालत हुई है, इसलिए मैं अब कभी भी नहीं चाहता कि लिटिल वन उससे मिले। तब वो उसे समझाती है कि तुम एक बार अपने एरोगेंस को साइड में रखकर थोड़ा सा लिटिल वन के नज़रिए से इस चीज़ को देखो कि वो इबाई को कितना पसंद करती है, तो ज़रूर वो उसे ये चीज़ बताना चाहती होगी कि उसकी क्या कंडीशन है और वो क्यों उससे इतने समय से दूर है। इसीलिए तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचकर मुझे अपना डिसीजन बताना, तब तक मैं भी इन चीज़ों को इबाई से छुपा कर रखूंगी। रात में हम यांग यांग और ऑर्सन को एक साथ देखते हैं, जहाँ ऑर्सन उसका हाथ पकड़ लेता है और ये सारी चीज़ें र्यूफांग भी चुप चुप कर देख रहा था। पर यांग यांग अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे बताती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो ऑर्सन कहता है कि वो पर्सन र्यूफांग है, जिस पर यांग यांग हाँ बोलती है और बताती है कि पर र्यूफांग किसी और को लाइक करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ और बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, जो कि सही भी है। पर ऑर्सन यहाँ पर उसे चुप कराकर हक कर लेता है। जो चीज़ जब र्यूफांग देखता है तो वो इन दोनों को गलत समझने लगता है और अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। ऑर्सन यांग यांग को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि र्यूफांग तुम्हें लाइक करना डिजर्व करता है, इसलिए तुम प्लीज मुझे एक चांस दे दो। दूसरी तरफ हम र्यूफांग को देखते हैं, जो एक फ्लैशबैक को याद करता है कि कंपटीशन से पहले यांग यांग र्यूफांग के लिए खुद ही न्यूट्रिशियस फूड बनाकर लाती है, लेकिन जब वो उसे देने आती है तो वो उसे झूठ बोल देती है कि ये कोच युआन ने मुझे तुम्हारे लिए खरीदने के लिए कहा था, इसीलिए इसे याद से खा लेना। लेकिन र्यूफांग को तो पहले से ही पता चल गया था कि वो इसके लिए खुद प्रिपेयर करके लाती है। र्यूफांग अब खुद से बातें करते हुए बोलता है कि तुम मेरी इतनी केयर करती हो तो तुम मुझे छोड़कर उस पर्सन के साथ कैसे जा सकती हो। जिसके बाद हम कैंपस का सीन देखते हैं, जहाँ टीवी में एक स्विमर बोलता है कि मैं र्यूफांग, ओयंग और इबाई सबको हराकर आगे निकल जाऊंगा। जो सुनकर र्यूफांग बोलता है कि ये भला कौन है जो इतना बकवास कर रहा है। तो इबाई बताता है कि ये वही है जिसका आगे हमारे साथ कंपटीशन होने वाला है और इसके बारे में हमें कोच फू ने बताया था। अगली सुबह जब इबाई प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी यांग उसके पास आता है। तो इबाई उससे पूछता है कि यांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तो यहाँ पर अपने आइडल को देखने के लिए आया हूँ। इबाई पूछता है कि कौन है तुम्हारा आइडल, जिस पर वो उसका नाम लेता है। जो सुनकर इबाई काफ़ी शॉक हो जाता है। तो यांग बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़े वाला फ़ैन हूँ और मैं तुम्हें हाई स्कूल से फॉलो कर रहा हूँ, पर जब तुम्हें 4 साल पहले सस्पेंड कर दिया गया था तब मुझे बहुत गुस्सा आया था और जिस लड़की ने तुम्हें हार्म पहुँचाया था उसका एक्सीडेंट हो गया था। जो सुनकर इबाई शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो वो बताता है कि ये तो हमें हमारे स्कूल के सीनियर ने बताई थी, क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल जाते हुए भी देखा था। तो इबाई बोलता है कि लेकिन वो तो स्टडी करने के लिए अब्रॉड गई थी। यांग बोलता है कि वो तो सिर्फ एक र्यूमर है, पर इबाई इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जो सुनकर लिंजी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। रात में हम युंदो को देखते हैं, जो कि इबाई से मिलने के लिए आती है, पर इबाई पूल के अंदर होता है,
जहाँ वो लिटिल वन के बारे में ही सोच रहा था कि 4 साल पहले उसने उसके जूस में ड्रग्स मिला दिया था, जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलती है और उसे एक्सप्लेन करने ही वाली थी, लेकिन ये बाई उसे ये बोलकर चला जाता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। इसी बीच युंदो ये बाई को बार बार आवाज लगा रही थी, लेकिन वो अपनी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए युंदो भी पूल में कूद जाती है। और जब ये बाई उसे देखता है तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युंदो बोलते हैं कि तुम मेरी बात का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे थे, मैं तो काफ़ी घबराई गई थी। तो ये भाई बताता है कि मैं पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आई। फिर वो उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे लिटिल वन के बारे में बताने लगता है कि मेरी एक हाई स्कूल फ्रेंड थी, पर उस वक्त कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम दोनों कांटेक्ट में नहीं रहे और मुझे बाद में पता चला कि वो स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चली गई है। पर मुझे आज ही पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आज मुझे वो चीज़ें याद आई कि जब मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, ना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वो सब चीज़ें मैंने गुस्से में कही थी। असल में मैं आज उससे मिलकर उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी मैंने कहा था वो कहने का मेरा मतलब नहीं था। तभी युंदो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। फिर वो उसे बोलती है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारा कंपटीशन है, इसीलिए तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। जो सुनकर ये भाई स्माइल करता है और उसे हक कर लेता है। फिर युंदो उसकी प्रैक्टिस कराने लगती है और मन ही मन कहती है कि ये भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें लिटिल वन की कंडीशन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्रीम है, और अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अगले दिन हम देखते हैं कि यांग यांग अपनी टीम को प्रैक्टिस करा रही होती है और ऑर्सन भी अपनी टीम को प्रैक्टिस करा रहा था। तभी वहाँ पर र्यूफांग आता है और उसे देखकर ऑर्सन यांग यांग को हाय बोलता है। यहाँ में फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि ऑर्सन ने यांग यांग को बोला था कि प्लीज तुम मुझे एक मौका दे दो, पर यांग यांग ने उसे मना कर दिया था, इसीलिए अब वो इन दोनों को ही इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर युंदो आ जाती है तो र्यूफांग उससे पूछता है कि तुम तो एंटरटेनमेंट न्यूज़ कवर कर रही थी, जिस पर युंदो से बता देती है कि मैं वापस स्पोर्ट्स सेक्टर में आ गई हूँ और मैं यहाँ पर तुम लोगों को चेयर अप करने के लिए आई हूँ। तो र्यूफांग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सिर्फ हम सिंगर्स को टीज करने के लिए यहाँ पर आई हो। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और उसी वक्त यहाँ पर ये बाई आ जाता है। तो युंदो से बोलती है कि आजकल र्यूफांग कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रहा। तो ये बाई बोलता है कि वो ठीक है। ये बोलकर वो रेडी होने के लिए चला जाता है, जिसके बाद इन लोगों का कंपटीशन शुरू होता है और ये बाई के बराबर में यांग था, जो कि ये बाई से आगे निकल जाता है और ये बाई काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो देखकर कोच और र्यूफांग काफ़ी वरिड हो जाते हैं कि आखिर ये बाई को क्या हो गया है, शायद वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया है। वहीं इबाई स्विम करते हुए सोचने लगता है कि मेरा कंपटीशन खुद से है। ये सोचकर वो काफ़ी जल्दी स्विम करता है, जिसकी स्पीड को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इसी तरह वो इस कंपटीशन को जीतकर फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है, जिससे उसके सभी टीम मेंबर्स काफ़ी खुश होते हैं और यांग भी उसके लिए काफ़ी खुश होता है। और अभी बाई फाइनल्स में पहुंच चुका था। इसी बीच हम लिंजी को देखते हैं। युंदो लिंजी से बात करने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ये बाई को लिटिल वन के बारे में बताओगे, जिस पर वो बोलता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तो युंदो बोलती है कि तुम जानते हो कि लिटिल वन ये बाई की कितने केयर करती है। लिंजी बोलता है कि इसीलिए मैं उसके लिए ये बाई की वीडियो रिकॉर्ड कर लेकर जा रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं पता कि ऐसा करते हुए मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, इसीलिए अगर कभी ऐसा हुआ कि लिटिल वन मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ये बाई का क्या करूँगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब जब युंदो भी यहाँ से जा रही होती है तो वो ऑर्सन की टीम की बातें सुन लेती है, जहाँ वो सभी उसे बोल रहे थे कि आप यांग यांग जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो, जबकि आप तो इतनी कूल और हॉट हो। ये सब बोलकर वो यांग यांग के बारे में काफ़ी बुरा भला बोलने लगते हैं। उसी वक्त यहाँ पर इबाई और र्यूफांग भी आ जाते हैं, जो कि इन लोगों की बातें सुन लेते हैं, जो सुनकर र्यूफांग से बर्दाश्त नहीं होता, जो जाकर ऑर्सन का कॉलर पकड़ लेता है। तो ऑर्सन उसे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। र्यूफांग बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये यांग यांग कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ तुम ऐसे खिलवाड़ करो, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहना। ऑर्सन बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो र्यूफांग कहता है कि ठीक है, फिर पूल में मुझसे फाइट करना, अगर मैं जीता तो तुम यांग यांग के सामने से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। और ऑर्सन बोलता है कि लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों को ये बोलना होगा कि तुम्हारी स्किल्स घटिया है और तुम स्विमिंग से रिटायरमेंट ले रहे हो, जो चीज़ र्यूफांग एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सब यांग यांग ऊपर खड़े होकर देख रही थी और वो नीचे आकर र्यूफांग से बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि तुम पागल हो गए हो। र्यूफांग अब ये बाई और युंदो को यहाँ से भेज देता है और यहाँ इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है, जहाँ यांग यांग बोलती है कि कोई भी लड़का मुझे डेट करे, इससे तुम्हें क्या परेशानी है, ये सारा मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। पर र्यूफांग बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है। इस बात पर यांग यांग उसे एक थप्पड़ मार देती है। तो र्यूफांग उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बोल दिया, लेकिन मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा और देखना मैं ये चैलेंज जीत कर ही दिखाऊंगा। फिर हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ 1500 मीटर रेस होने वाली थी और इसी कंपटीशन में रियोफांग को ऑर्सन को हराना था, इसीलिए वो काफी तेज स्विम करने लगता है। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि रियोफांग अपने शोल्डर की पेन को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे शोल्डर में एक पुरानी इंजरी है, जिसे ठीक कराने के लिए तुम्हें अभी के अभी अपने सारे कंपटीशन और ट्रेनिंग को छोड़कर सर्जरी करानी होगी, वरना तुम्हारा स्विमिंग करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब स्विमिंग करते करते रियोफांग के हाथ में काफ़ी पेन होने लगता है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जो देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर रियोफांग को क्या हो गया है। और क्योंकि वो स्विमिंग करते हुए अपने एक हाथ पर ही ज़्यादा प्रेशर दे रहा था, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर उसके हाथ में कोई ना कोई इंजरी हुई है, जो सुनकर यांग यांग कोचेस से रेस को रुकवाने की बात कहती है, क्योंकि अभी भी काफ़ी रेस बाकी थी और अगर रियोफांग इसी तरह स्विम करता रहता तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती थी। पर मिंगटियान बोलता है कि अगर कंपटीशन को रुकवाया गया तो रियोफांग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिससे वो काफ़ी गुस्सा होगा और ये कंपटीशन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोचेस भी ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसी बीच हमें एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि रियोफांग डॉक्टर से पूछता है कि अगर मैं अभी सर्जरी करवाऊंगा तो मैं कब तक रिकवर हो जाऊंगा, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि इस सब में 9 मंथ्स का टाइम लगेगा, इसलिए रियोफांग फिलहाल के लिए सर्जरी करवाने से मना कर देता है। पूल में हम रियोफांग को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि अगर मैं अभी सर्जरी करवाता तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देता, जैसे कि वो स्टूपिड लड़की मेरे लिए हर कंपटीशन में इतना टेस्टी फूड बनाकर लेकर आती है। अब सभी लोग रियोफांग के लिए बहुत ज़्यादा चेयर अप करने लगते हैं, जिससे रियोफांग को काफ़ी हिम्मत मिलती है, इसीलिए रियोफांग अब अपने दर्द को भुलाकर बहुत फास्ट स्विम करता है और इस कंपटीशन को जीतकर फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है, जिससे सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। रियोफांग अब ऑर्सन से कहता है कि मैं इस रेस को जीत गया हूँ, इसलिए अब यांग यांग को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इसके बाद हम रियोफांग और यांग यांग को साथ में देखते हैं। तभी वहाँ पर ऑर्सन आता है, जो रियोफांग से बोलता है कि मैं यांग यांग को गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। तो रियोफांग बोलता है कि उसके साथ कुछ गलत मत करना, ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम रियोफांग को देखते हैं, जो कि ड्रेसिंग रूम में काफ़ी मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ पर इबाई आ जाता है, जो उससे उसकी शोल्डर इंजरी के बारे में पूछता है, लेकिन रियोफांग बहाना करने लगता है कि भला मुझे कौन सी इंजरी हुई है। तो इबाई बोलता है कि तुम इतनी जल्दी से सच नहीं मानने वाले, इसलिए चलो आर्म रेसलिंग करते हैं और अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना होगा, जिस पर रियोफांग मान जाता है। और जब वो दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर यांग यांग आ जाती है, जिससे इबाई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रियोफांग जीत जाता है। फिर यांग यांग इबाई से बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, तो इबाई बोलता है कि मैं सच पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वो सच में ठीक है। दूसरी तरफ हम लिंजी को देखते हैं, जो कि लिटिल वन को इबाई की वीडियो दिखाता है और बोलता है कि देखो आज के मैच में इबाई जीत गया है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अब तो तुम उठ जाओ। ये बोलकर वो रोने लगता है और तभी हम लिटिल वन के हाथ को मूव करता हुआ देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।